नमस्कार। पिछली बार आपको मैंने बताया था कि 1707 से 1857 के लेटर मुगल पीरियड के बीच में कमज़ोर हो रहे मुगलों को बदलने के लिए 3 शक्तियां प्रयासरत थीं। एक मराठे, दूसरे अंग्रेज और तीसरे देशी राजे रजवाड़े और नवाब। मुगलों के अंदर भी ये इच्छा थी और जो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि उनका सिंहासन बचा रहे। इन पूरे 150 सालों में, जैसा मैंने बताया, जिसको लेटर मुगल पीरियड कहा जाता है, 1707 से 1857, ये जो पूरा कालखंड था, इन्हीं चारों शक्तियों के बीच में लड़ाई का कालखंड था। अब इसमें जो मैंने बताया 3 शक्तियां थी। मुगल जो ऑलरेडी हिंदुस्तान पर काबिज थे, भले ही कमज़ोर हो गए हो। मराठे जो दक्षिण भारत पर काबिज थे और मुगलों को पदस्थ करने का सपना देख रहे थे, और अंग्रेज जो इन दोनों को पदस्थ करके हिंदुस्तान पर कब्जे की फिराक में थे। जो देशी नवाब राजे रजवाड़े थे, जिसमें शुजा-उद-दौला भी एक थे, वो चाहते तो थे कि मुगलों को पदस्थ करें, लेकिन वो ये भी जानते थे कि उनकी हैसियत इतनी नहीं है, तो इसलिए वो इन्हीं तीनों शक्तियों में से किसी न किसी एक के साथ रहते थे ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। शुजा-उद-दौला ने कई वजहों से, और शायद पुराने संबंधों की वजह से और परंपरा की वजह से ही, मुगलों का साथ देना मुनासिब समझा। अब ये, जैसा मैंने पहले बता रखा था कि शुजा-उद-दौला एक बहुत ही आकर्षक पर्सनैलिटी के आदमी थे, लंबे चौड़े, तंदुरुस्त, और अवध का सूबा होने के नाते उनके पास एक बड़ी विशाल सेना थी जिसको वो नियमित रूप से मेंटेन करते थे। और उसके अलावा एक कि खुद भी बड़े योद्धा थे, इसलिए उनकी डिमांड जो थी, उनकी सेना की और उनकी डिमांड सारे ही पक्षों में लगातार बनी रहती थी। और उस समय का जो सिनेरियो था, उसमें कई बार बिना चाहे भी किसी न किसी एक के पक्ष में लड़ना ज़रूरी होता था ताकि अपनी गद्दी बची रहे। इसको जो लोग मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं, उनको पता भी चल जाएगा। इसीलिए उस कालखंड में जो भी 3-4 निर्णायक युद्ध हुए, उसमें शुजा-उद-दौला की भूमिका रही। जैसे मैंने पहले भी बता रखा था कि मराठों के हमलों से जो बंगाल के नवाब थे, इनको बचाने के लिए शुजा-उद-दौला अक्सर जाते थे, क्योंकि कहीं न कहीं वो लोग एक तरीके से साथी से, जितने नवाब थे, चाहे बंगाल का नवाब था, चाहे अवध का नवाब था, चाहे निज़ाम था, ये सब एक तरीके से मुगलों के सूबेदार थे। इसलिए उनमें एक आपस में भाईचारा भी था। प्लासी की लड़ाई जो हुई, उसमें हालांकि जैसे मैंने बोला कि शुजा-उद-दौला का योगदान नहीं था, लेकिन प्लासी की लड़ाई के पहले मराठों को के हमलों से बचाने के लिए बंगाल के नवाब को कई बार शुजा-उद-दौला ने हस्तक्षेप किया और सफल भी रहे। पानीपत की तीसरी लड़ाई में भी यही हुआ। पानीपत की तीसरी लड़ाई में जितने भी पक्ष थे, सभी ने शुजा-उद-दौला का साथ मांगा, क्योंकि उनके पास, जैसे मैंने बताया, एक बड़ी और हर लिहाज से सज्जित सेना थी और वो खुद भी योद्धा थे। और एक बार शुजा-उद-दौला ने मन बनाया कि वो मराठों का साथ दे, लेकिन कई वजहों से उन्होंने, जैसे मैंने बताया कि मुगलों के साथ उन्होंने अपने आप को रखा था, तो उन्होंने अहमद शाह अब्दाली का ही साथ दिया। और पानीपत की तीसरी लड़ाई में शुजा-उद-दौला की भूमिका महत्वपूर्ण रही, ये इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं। इस तरीके से जब हर लड़ाई में उनको साथ दिया जाता था, उनके साथ की तमन्ना भी रहती थी, लोगों को साथ देते भी थे योद्धा होने के नाते। तो उसी तरीके से, लेकिन ये सारी लड़ाइयों में वो सफल रहे और योद्धा के रूप में उनकी ख्याति भी बढ़ती रही। लेकिन हर लड़ाई में साथ देने की यही प्रवृत्ति उनके ऊपर भारी पड़ी। 1764 में हुई बक्सर की लड़ाई में। बक्सर की लड़ाई में बंगाल का नवाब, जो उसमें मीर कासिम था, और जो मुगल बादशाह था शाह आलम, इन लोगों ने शुजा-उद-दौला से कहा कि आप हमारा साथ दें तो हम इन अंग्रेज़ों को निकाल बाहर करेंगे। शुजा-उद-दौला, चूँकि जैसे मैंने बताया कि मुगलों का साथ हमेशा देते थे यथासंभव, तो उन्होंने इस लड़ाई में शामिल होने के लिए हामी भरी और वो इस लड़ाई में शामिल हुए। लेकिन बक्सर की लड़ाई बड़ी सांघातिक हुई और उसमें जो मुगल सेना थी वो तो एक तरीके से भाग खड़ी हुई। बंगाल की सेना ने भी कुछ खास नहीं किया। जो कुछ लड़ी वो शुजा-उद-दौला की सेना लड़ी और अंततः पराजित हुई। पराजित होने के बाद अंग्रेज चाहते तो इनके शुजा-उद-दौला के साम्राज्य को ले सकते थे, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। उसकी भी 2 वजहें थी। पहली तो ये थी कि उस समय तक 1764 तक भी अंग्रेज पूरी तरीके से हिंदुस्तान पर काबिज नहीं थे और काबिज होने की प्रक्रिया में थे।
तो ऐसे में अवध का जो स्टेट था वो एक तरीके से बफर स्टेट था। उधर नेपाल था जिससे लगातार लड़ाई चल रही थी, इधर आपके पंजाब थे और क्या नाम है जो प्रोमिनेंट था, और उसमें अहमद शाह अब्दाली का भी क्षेत्र था जहाँ पर वो काबिज था, और इधर बंगाल था जहाँ पर अंग्रेज खुद ही काबिज हो रहे थे। तो इन सब के नाते अवध का जो एक जरखेज इलाका था, सूबा था, वो एक तरीके से बफर स्टेट था जिसको अंग्रेज चारों तरफ होने वाली लड़ाइयों के रूप में सुरक्षा तंत्र के रूप में चाहते थे। इसलिए उन्होंने बक्सर की लड़ाई में हार के बावजूद शुजा-उद-दौला से संधि की, जिसमें उनको 50 लाख रुपए हर्जाना देना पड़ा और युद्ध का खर्चा देना पड़ा। और ये हुआ कि और कड़ा हुआ, इलाहाबाद हुआ और बनारस हुआ, ये 3-4 ज़िले उनको अपने अवध साम्राज्य में से अंग्रेज़ों को सौंप देने पड़े। और ये हुआ कि आप अपना शासन चलाइए। अब इसमें एक चीज़ और भी हुई, अंग्रेज़ों ने इस बात को ऑब्जर्व कर लिया था, ताड़ लिया था कि शुजा-उद-दौला चूँकि सैनिक लिहाज से और वैसे भी अपनी पर्सनैलिटी के लिहाज से भी बड़े योद्धा हैं और उनके पास एक स्थापित सैन्य बल है, इसलिए उन्होंने कहा कि अब आप जो है वो किसी लड़ाई वड़ाई में नहीं जाएंगे और आपके ऊपर जो भी आक्रमण होगा उस पर हम आपका साथ देंगे, इसलिए आप अपनी सेना को छोटा करें और साथ ही साथ आप अपना शासन संभालें और आप हमारे और आपके बीच में लगातार अच्छी मित्रता बनी रहे, इसलिए हम एक रेजिडेंट रखेंगे जो हमारे साथ आपके संबंधों का निर्वहन करेगा। ये तो प्रत्यक्ष रूप से बात कही गई, लेकिन बेसिकली रेजिडेंट का काम था शुजा-उद-दौला के ऊपर नज़र रखना ताकि वे एक लिमिट से आगे अपनी ताकत न बढ़ा पाएँ। कालांतर में यही काम अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान के साथ किया। शुजा-उद-दौला का तो कालखंड 1754 से 1775 तक रहा। उसके बाद टीपू सुल्तान कार्यकाल है जो मैसूर में था। वो टीपू सुल्तान भी शुजा-उद-दौला के तरीके से योद्धा था, उसकी सब जगह उसकी डिमांड रहती थी, इसलिए शुजा-उद-दौला को तो अंग्रेज़ों ने सबड्यू कर दिया और टीपू सुल्तान को तो खैर उसकी तो मृत्यु ही हो गई लड़ाई में। बहरहाल प्रकारांतर से बात हुई तो मैंने टीपू सुल्तान का जिक्र कराया। ये संधि शुजा-उद-दौला के साथ हुई और शुजा-उद-दौला जो थे हार के बाद, एक तरीके से इस हार के बाद उनके जो करियर का जो पहला हिस्सा था जिसमें उन्होंने तमाम लड़ाइयाँ लड़ी और उसमें विजयी हुए, उस हिस्से पर विराम लगा। और एक काम और हुआ जिसका कम जिक्र आता है, लेकिन वो होता था कि उस समय होता ये था कि मुग़ल बादशाह जो था वो कमज़ोर था और साथ ही साथ शक्की भी था। शाह आलम जो ज़माने में था वो तो अपने इसी शक के लिए जाना जाता था कि वो अपने सूबेदारों की मदद तो लेता था अपने आप को बचाए रखने के लिए, लेकिन उनकी मदद कभी नहीं करता था बल्कि मौके पर दगाई करता था। उसी की वजह थी कि शाह आलम को छोड़ करके ज़्यादातर सूबेदार एक एक करके चले गए, चाहे वो दक्षिण के आसिफ जाह थे, चाहे वो मेरठ की बेगम समरू थी, और शुजा-उद-दौला ने भी वही राह पकड़ी। वो राह पकड़ने के पीछे उनको सलाह दी, जब वो लौट रहे थे लड़ाई के बाद तो फर्रुखाबाद में बंगश नवाब के यहाँ रुके। तो बंगश नवाब ने शुजा-उद-दौला को समझाया कि तुम समझते नहीं हो, ये मुग़ल बादशाह कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में अभी भी ये भावना है कि ये सूबेदार हमारे अधीन थे, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा पनपने नहीं देना है। इसलिए अब तुम मुग़लों के मामले में टांग ना अड़ाओ और चुप चुपाते जा करके अपनी राजधानी फैज़ाबाद में रहो और उसको बनाओ और अपने अवध राज्य की देखभाल करो। तुम लगातार लड़ाई वड़ाई के सिलसिले में अवध से बाहर रहे हो, ये कुल मिला के ठीक नहीं है। ये सलाह जो थी शुजा-उद-दौला को समझ में आई और अपने पिछले अनुभवों से भी उन्होंने ये सबक लिया कि लोगों ने उनको इस्तेमाल तो किया, लेकिन उसके एवज़ में उनको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हुआ, बल्कि उनके संसाधनों का अपव्यय ही हुआ। ये जो काम हुआ एक तरीके से ये कुल मिला करके अवध राज्य के हित में हुआ। शुजा-उद-दौला तो पराजित हो गए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अवध राज्य के एक तरीके से ये काम हित में हुआ, इसलिए कि इस लड़ाई में हार के पहले जो ज़्यादातर समय शुजा-उद-दौला का बाहरी लड़ाइयों में और दिल्ली की सियासत में और राजनीति में बीतता था, अब उन्होंने पूरी तरीके से अपने अवध राज्य को समृद्ध करने पे अपने आप को कंसंट्रेट किया। अयोध्या के बगल में उन्होंने फैज़ाबाद नाम से नया शहर बसाया। फैज़ाबाद मतलब अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत मतलब ईश्वर की रहमत से एक नया शहर में बसाने जा रहा हूँ। फैज़ाबाद शहर उन्होंने बसाया जो कालांतर में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध और संपन्न हुआ। और उसके अलावा फैज़ाबाद शहर की संपन्नता के साथ ही साथ उन्होंने पूरे अवध राज्य की बेहतरी के लिए भी तमाम काम किए। और वो जो उनके जीवन का सन 65 से लेकर के और 75 तक ये जो पूरा दशक था, ये मान के चलिए कि ये फैज़ाबाद के लिए और अवध के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि अवध की जो
संपन्नता थी, अवध का जो कल्चरल डेवलपमेंट था, और ये सब सारी जो चीज़ें थी उनकी बुनियाद एक तरीके से उन्हीं 10 सालों में चली, जब परवान चढ़ी, जब शुजा-उद-दौला बक्सर की लड़ाई हारने के बाद लगातार फैजाबाद में बैठे। और एक ये भी बात मैं कहना उचित समझूंगा, इसके बाद में इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। बुरा पहलू तो ये था कि भाई शुजा-उद-दौला हार गए, कुछ टेरिटरी भी उनकी चली गई और वो एक तरीके से अपने क्षेत्र में सीमित कर दिए गए। लेकिन उसका प्लस फैक्टर ये हुआ कि अवध को पूरी तरीके से एक ऐसा योग्य नेतृत्व मिला जिसने अवध का इलाका, जो एक तरीके से थोड़ा बहुत ही संपन्न और बसा हुआ था, उसने अवध क्या कि जो अवध ने बाद में मतलब संस्कृति के क्षेत्र में और क्या नाम है संपन्नता के क्षेत्र में जो ऊंचाइयां छुई, उन सारी चीज़ों की नींव शुजा-उद-दौला ने अपने इन्हीं 10 सालों में, यानी 1765 से लेकर के और 1775 के बीच में रखी। वो काम उन्होंने कैसे किया ये मैं आपको अगली बार में बताऊंगा। फिलहाल मेरा ख्याल है शुजा-उद-दौला के जीवन का एक पक्ष इस बार मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से वो तमाम लड़ाइयों में शामिल रहे, विजयी हुए और अंत में हारे भी, और अंग्रेज़ों ने उनको एक तरीके से अपने क्षेत्र में सीमित करके रख दिया। अब अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को भी बताइए, ताकि मैं अवध की और भी अवध राज्य की भूमिका 1857 की स्वतंत्रता संग्राम तक जो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही उसके बारे में आपको क्रमशः बताता चलूँ। नमस्कार।